हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के डील करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपने जो पिछली क्लास में अपन ने किया था और जो आपने साल भर किया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक थोड़ा सा एज और देना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आप अच्छे से एंड तक देखिए। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनको दिमाग में रख के ही चलिए। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है वो होता है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। क्लास 9 के अगर आप बायो के एग्जाम फेस कर रहे हैं तो कोई भी एडुकेटर होगा, कोई भी टीचर होगा या कोई भी व्यक्ति होगा जिसने साइंस का पेपर बनाया है, वो ये क्वेश्चन को देखता ही देखता है कि आपने माइटोसिस और मियोसिस किया है कि नहीं किया है। चलिए, यहाँ पर 11 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आपको पूरे 11 डिफरेंसेस नहीं करना है। हमको एग्जाम में जो पूछता है वो 5 to 6 डिफरेंस पूछता है, तो जो भी 5 से 6 डिफरेंस आपको अच्छे लगते हैं वो आप कर लीजिएगा। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। जो माइटोसिस होता है वो कौन से सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है, ये बात अपन जानते हैं। और जो मियोसिस होगा वो जर्म सेल में होगा। मियोसिस कौन से सेल में होता है? मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। दूसरा, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस। न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है, जबकि मियोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। बहुत ईजी है। तीसरा है टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल्स बनती है, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है। फोर्थ पॉइंट बोलता है डॉटर सेल्स आर डाइप्लॉइड। डॉटर सेल कैसी होती है? डाइप्लॉइड होती है, जबकि डॉटर सेल हैप्लॉइड होती है। किसमें? मियोसिस में। इट अकोर्स मोर फ्रिक्वेंटली या ये लेस फ्रिक्वेंटली होता है, इसको अपन स्किप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा है ये सुनने में। हम 6 पॉइंट पे देखते हैं डॉटर सेल फॉर्म सोमेटिक ऑर्गन और डॉटर सेल्स फॉर्म गैमेट्स। तो ये एक अच्छा पॉइंट अपने को लग रहा है, तो इसको अपन इंक्लूड करेंगे। 7 पॉइंट है देयर इज ओनली वन प्रोफेस, वन मेटाफेस, वन एनाफेस एंड वन टेलोफेस। जबकि 7 पॉइंट में होता है कि इसमें हर फेस में कुछ सब फेसेस होते हैं, जैसे प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। बट क्लास 9 के हिसाब से टीचर, साइंस टीचर इसको स्किप कर देता है, तो हम भी इसको स्किप करेंगे। हमको कुछ 5-6 पॉइंट लेने हैं, वही अपन लेके चलेंगे। हम 8th वाला पॉइंट इंक्लूड करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड इन द डॉटर सेल। इसका मतलब होता है कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन म्यूसिस की अगर मैं बात करूं और पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में उसका हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन इंक्लूड करके चलेंगे। इसके अलावा 9th पॉइंट जो रहेगा उसको अगेन अपन स्किप करने वाले हैं। हम 10th पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। 10th पॉइंट जो बोलता है वो बोलता है कि क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अगर आपको ये टर्म क्रॉसिंग ओवर याद रह रहा है तो अपन इसको इंक्लूड करेंगे। और 11th वाला पॉइंट जो अपने को इंक्लूड करके चलना ही चलना है कि माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और मियोसिस जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ रह जाता है। तो अपने को ये कम से कम 6 पॉइंट हैं जो अपने को अच्छे से दिमाग में रख के चलने हैं। जो भी आपको अच्छे से याद हो रहे हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बन जाता है फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर। ये पूछा ही पूछा जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड का पार्ट है ये। फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलता है? दे आर कंसनट्रेटेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होते हैं? कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जबकि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये डीकम्पोजिशन से बनता है वेजिटेबल और एनिमल के वेस्ट से, मतलब प्लांट और एनिमल का एक्सक्रीटा जो अपन है वो लेते हैं। बेसिकली बच्चे इसमें जो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं काउ डंग। तो काउ डंग और काउ यूरिन अपने को याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं माइक्रोब्स आर नॉट नीडेड इसके प्रोडक्शन में, जबकि मैन्योर का प्रोडक्शन ही माइक्रोब बेस्ड होता है। तो माइक्रोब की जरूरत अपने को लगती है अगर अपने को ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करना है तो। थर्ड पॉइंट है दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन इजी है, जबकि मैन्योर जो रहता है उसका ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट बोलता है इजी टू स्टोर एंड अप्लाई टू क्रॉप। आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हो और क्रॉप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जबकि मैन्योर का जो स्टोर है और अप्लाई है वो डिफिकल्ट होता है। फर्टिलाइजर दे डू नॉट रीस्टोर सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को ये रीस्टोर नहीं करता, जबकि मैन्योर सॉइल टेक्सचर को रीस्टोर करता है। फर्टिलाइजर से अगर मैंने एक्सेस में फर्टिलाइजर दे दिया तो इससे पॉल्यूशन हो जाता है,
लेकिन मैन्योर को एक्सेस में देने पर पॉल्यूशन नहीं होता। ये एक पॉइंट अपने को एडिशनल याद रखना है, बहुत इजी पॉइंट है। मैन्योर के बारे में अगर आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं तो ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है, जबकि फर्टिलाइजर के बारे में अपन बात करते हैं कि ये ह्यूमस ऐड नहीं करता। ह्यूमस क्या होता है? ब्लैक कलर की लेयर होती है जो नॉर्मली फर्टाइल सॉइल के ऊपर पड़ी हुई रहती है। 6 पॉइंट है, दे डू नॉट इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर इन सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी नहीं बढ़ाता और जो ट्रैप्ड एयर है उसको भी नहीं बढ़ाता। जबकि मैन्योर के बारे में बोला जाता है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है और जो ट्रैप्ड एयर है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो अपने को दिमाग में रखते हैं। एक बार आप इस चीज़ को फिर से देख लीजिए, जो भी आपको 5 पॉइंट्स याद हो रहे हैं उसको याद कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं। 7th पॉइंट अपने को पॉल्यूशन वाला ऐड करना है और 8th पॉइंट अपने को ह्यूमस वाला ऐड करना है। तो ये 8 पॉइंट है, जो भी 5 पॉइंट आपको आराम से याद हो रहे हैं उसको आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आता है वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे आता है। वैसे तो स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई अलग अलग एग्जाम में इस पर्टिकुलर ब्लैंक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पूछा जा चुका है, और ये पूछा जा चुका है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पॉइंट कौन कौन से होते हैं। 6 पॉइंट के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सॉन का टर्मिनल हो जाएगा, बहुत ईजी है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो डेंड्राइट हो जाएगा, ये अपन ने मैच करके देख लिया। सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है सोमा। जो सेल बॉडी है, सोमा को अपन कोर क्या नाम से जानते हैं? अपन जानते हैं सेल बॉडी के नाम से, या इसको अपन साइटोन के नाम से भी जानते हैं। ये 2 पॉइंट दिमाग में रखना है। थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, न्यूक्लियस हो जाएगा। क्योंकि 4th पॉइंट के बारे में इसमें दिया हुआ नहीं है तो 4th पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो होती है वो एक शॉन सेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें दिया हुआ नहीं है। फिफ्थ पॉइंट शॉन सेल है। फिफ्थ पॉइंट के ऑप्शन में अगर आप माइलिन शीट लिखते हो तो वो भी सही हो जाएगा, माइलिन शीट। शॉन सेल एक ऐसी सेल है जो माइलिन शीट को रिलीज करती है, सिक्रेट करती है। ये कुछ पॉइंट अपने को दिमाग में रखने हैं। एक ब्लैंक आपके सामने दिया हुआ है और एक मैंने जो लेबल्ड डायग्राम है वो दे दिया, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए और आराम से देख लीजिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मसल्स के टाइप। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी है। एक जो मसल होती है वो होती है स्ट्राइटेड मसल, एक जो मसल होती है वो होती है स्मूथ मसल, और एक जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल जिसको हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो कि वॉलंटरी एक्शन करती है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब है कि अगर आप चाहोगे तो आपका मूवमेंट हो जाएगा। कहाँ पर मिलती है ये बोन्स से जुड़ी हुई होती है। जो भी मसल्स बोन से जुड़ी हुई है वो कौन सी मसल हो जाएगी? स्ट्राइटेड मसल हो जाएगी। और बोन को मसल से जोड़ने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंडन। स्मूथ मसल कहाँ पर मिलती है? ये ग्लैंड्स में मिलती है, और हर उस जगह पे मिलेगी जो कि आपके वॉलंटरीली कंट्रोल में नहीं है। जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी। इसके अलावा ये अपने को कहाँ पर मिलती है? लंग्स में मिलती है ना? तो अलग अलग जगह मिलती है। कार्डियक मसल में कहाँ पे मिलेगी? हार्ट में मिलेगी। तो ये कुछ बातें अपने को दिमाग में रखना है। जैसे ही कार्डियक मसला है, ये जो स्ट्राइटेशन है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटिंग डिस्क। इंटरकैलेटिंग डिस्क ये 2 मसल फाइबर को इंटरकनेक्ट करके रखने का काम करती है, और इसमें ब्रांचिंग आपको दिख रही है। कार्डियक मसल में आपको ब्रांचिंग दिख रही है, जबकि स्ट्राइटेड मसल में ऐसी कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पे अपन ब्रांच की बात नहीं करते। और स्मूथ मसल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्ट्राइशन नहीं है। तो स्ट्राइशन के बेसिस पे अगर अपन देखें तो स्ट्राइटेड मसल या जो स्केलेटल मसल उसमें स्ट्राइशन मिलेगा, कार्डियक मसल में स्ट्राइशन मिलेगा, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्राइशन नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी बात अपने को दिमाग में रख के चलनी है। ये तीनों स्ट्रक्चर आराम से देख लीजिए किस तरह से बन सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि डिवाइड कर रहा है, जिसके बारे में अपन बोलते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है। और एक जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके बारे में बोला जाता है कि ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसने अपना फंक्शन गेन कर लिया है। अब उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कुछ डिफरेंस है वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस है द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली।
सेल्स डिवाइड कर रही है रिपीटेडली। परमानेंट टिश्यू के बारे में बोला जाता है तो सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या जो डिवाइड करने वाला टिश्यू उससे बनती है और ये डिवाइड नहीं करती। सेकंड पॉइंट बोलता है द सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, सेल्स जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि सिर्फ डिवाइड कर रही है, उसको ये नहीं पता कि अपने को क्या फंक्शन करना है। जबकि परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएशन हो चुका होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने कोई फंक्शन ले लिया। थर्ड पॉइंट बोलता है द सेल्स आर स्मॉल आइसोडाइमेट्रिक, सेल्स कैसी होती है, आइसोडाइमेट्रिक मतलब एक जैसी होती है और स्मॉल होती है। जबकि परमानेंट में सेल्स जो होती है वो वेरिएबल शेप और साइज की होती है। फोर्थ पॉइंट बोलता है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नॉर्मली नहीं होता, जबकि विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख जाएगा। फिर बात करते हैं वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि परमानेंट में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ पॉइंट है मेटाबॉलिज्म अक्योर्स एट हाई रेट। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई रेट में होता है क्योंकि इसको एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी का यूज़ ये कहाँ करेगी, तो डिवीजन में करेगी। परमानेंट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा तो सही, लेकिन वो स्लो होगा, लो रेट में होगा। डिवाइड करना है तो अपने को जो सेल वॉल होती है उसको थिन रखना पड़ेगा। तो सेवंथ पॉइंट हमारा क्या बोलता है, द सेल वॉल्स आर थिन। जबकि परमानेंट टिश्यू में आपको बार बार डिवाइड नहीं करना है, आप सेल वॉल को थिक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल वॉल थिक हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंस अपने को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। इसके बाद अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या कहानी है, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा दिया हुआ है नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच यूजेस ऑर्गेनिक इनपुट लाइक ग्रीन मैन्योर, काउ डंग ईटीसी फॉर कल्टीवेशन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन क्या यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, काउ डंग यूज करते हैं। नीड क्या है भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो पहली नीड है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर से बचना है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा। दूसरा पॉइंट है क्या नीड है अपने को, तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल हैज लेड टू सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। अगर ज्यादा मैंने केमिकल यूज कर दिया तो सॉइल वाटर और एयर का पोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बोलता है टू कंजर्व इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को भी बचाना है, ये बात भी समझ में आती है। फोर्थ पॉइंट बोलता है प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट तो करो लेकिन इकोसिस्टम को साथ में लेकर करो, इकोसिस्टम का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट बोलता है इनएक्सपेंसिव फार्मिंग, मतलब कोई बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें खर्च नहीं होता, कॉस्ट एफिशिएंट है। सेवन पॉइंट बोलता है इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ड्यू टू सेफ्टी ऑफ फूड, कि अगर आपका फूड जो है वो सिक्योर है, सेफ है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खाना पसंद करते हैं। हमको क्या बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है एनवायरमेंट फ्रेंडली, दूसरा है इनएक्सपेंसिव प्रोसेसेस, तीसरा है हेल्दीएस्ट और टेस्टीएस्ट फूड, फोर्थ है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिफ्थ है जनरेट्स इनकम। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और इससे एनवायरमेंट का लॉस नहीं होता। इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि ऑर्गेनिक इनपुट अगर लग रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। हेल्दी और टेस्टी फूड का मतलब होता है कि ऑर्गेनिकली अगर आप किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हो तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और वो टेस्ट बढ़ जाता है उसका। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को हायर करके। जनरेट इनकम का मतलब भी समझ में आता है कि ऑर्गेनिक फूड की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स थे जिसको अपने को दिमाग में रख के चलना है। तो आज के लेक्चर में अपन ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे इनको डील किया अपन ने। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।